हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2020 का जुलाई वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 1 से पहले देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले ना सबसे पहले आपको याद करने वाली बात ये है कि आपका जो इकोनॉमिक्स का कोड है ना वो 49 है। ठीक है, तो ये हमेशा ज़रूर याद रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी हैं, आपको करने ही चाहिए। अगर आप जो भी डायग्राम दिया हुआ है उसको नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिए अगर नेसेसरी है डायग्राम। और अगर सारे फिगर्स फुल्ली करेक्ट है, यानी कि आपने सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से लिखे हैं, तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। और हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेज से लिखना स्टार्ट करना है। तो ये है हमारा कुछ नोटिफिकेशन या कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एग्ज़ाम में बोर्ड वाले कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये देख रहे हो आप लोग 20 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जैसे 5 मार्क्स के से 4 क्वेश्चन है, यानी कि 5 4 ज़ा 20, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो ब्रांचेस का स्टडी करता है, जैसे अगर मैंने इसका छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक अगर एक पेड़ है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो अगर एक पेड़ है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पेड़ का स्टडी, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, तो ऐसे करके स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका करेगा? पूरे पेड़, मतलब पूरे जंगल का स्टडी करेगा। बट जंगल के बीच की एक एक पेड़ करके जो स्टडी होती है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी आप पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर तरीके से एलोकेशन करना इकोनॉमी में, इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है नेट एडिशन मेड द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एंड एक्स्ट्रा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आपने जितना बेचा, सपोज आपने 10 बेचा है, 10 के ऊपर आपने 2 और बेच दिए। कितने और बेच दिए? 2। तो ये आपका क्या हो गया? नेट एडिशन हो गया, यानी कि आपने ये एक्स्ट्रा बेचा है, ये आपने एक्स्ट्रा बेचा है और ये आपका हो गया नेट एडिशन। यानी कि टोटल 10 बेचा था लेकिन 2 आपने एक्स्ट्रा यूनिट बेचा, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सिंबल, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और बोर्ड में काफ़ी टाइम पूछा भी गया है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप डिमांड एंड प्राइस को एक्सप्रेस करता है dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में px और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आता है इन इंडिया नेशनल इनकम कमेटी। ये जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो नेशनल इनकम की, वहाँ पे ही आपको दिख जाता है। जो नेशनल इनकम कमेटी है वो 1949 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी becomes negative when total utility of a commodity is falling। देखो ये क्वेश्चन ना मैंने अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन ये काफ़ी बारी पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये तो ज़रूर करके जाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे ना जो कॉमन रहते हैं हर एक पेपर में, तो वो अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। चलिए बात करते हैं फाइंड ऑड वर्ड आउट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है। आप सबको पता है कि यूनिटरी इलास्टिसिटी इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है, तो इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस, ये 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट नहीं, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ पेमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन तो है, मोनोपोली भी है, ओलिगोपोली भी है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है ये टाइम ड्यूरेशन के बारे में पूछा गया है, टेन्योर के बारे में पूछा है, इसीलिए ऑड वर्ड होता है। नेक्स्ट आता है डीमैट अकाउंट, सेविंग, रिकरिंग और करंट। ये डीमैट क्यों नहीं है इसका अकाउंट? क्योंकि ये एंसिलरी फंक्शन है बैंक का, जो बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उनके फैसिलिटी के लिए। अनदर वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर।
तो यहाँ पे कितने टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, जस्ट अ मिनट, हाँ कौन कौन सा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, फिर कंज्यूमर दिया है और डेवलपमेंट। तो ये जो 3 है ये टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इसीलिए ये ऑड वर्ड है। अनदर वन इज गिव इकोनॉमिक टर्म। नंबर 1 इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म टू प्रमोट सेल, इसे क्या कहा जाता है, सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। तो जो पैसा आपको आपके प्रोडक्ट के सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है उसे सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट द टैक्स विच इज़ पेड बाय टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि जो टैक्स आप अपने प्रॉपर्टी और अपने इनकम से रिलेटेड भरते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और जो सर्विसेज पे आप भरते हैं उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इसको तो आपने 11वीं में बहुत बार पढ़ा है, यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज़ वियर एंड टेयर कैपिटल एसेट ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसे डेप्रिशिएशन कहा जाता है। Another one is a desire is which is backed by willingness to purchase and ability to pay, इसे क्या कहा जाता है, डिमांड कहा जाता है। कोरिलेशन में देखते हैं, जैसे कि आप जानते हो टी और कॉफ़ी जो है उनका संबंध सब्स्टिट्यूट है, चाय नहीं पी सकते तो आप कॉफ़ी पी लेंगे। वैसे जो पेन और इंक है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि आपने पेन खरीद लिया उसमें इंक ही नहीं है। हालांकि आज के टाइम में इंक वाला पेन तो मिलता नहीं है, बट हमारे जब मैं छोटी थी 1st 2nd में थी तो उस टाइम पे इंक वाले पेन मिलते थे। तो अब इसकी जगह आप मोबाइल और सिम कार्ड भी ले सकते हो। मोबाइल आपने ख़रीद लिया उसमें सिम कार्ड ही नहीं है तो फिर क्या ही यूज़ है, ठीक है। इसकी जगह दूसरा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अनदर वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। देन P1 को करंट ईयर प्राइस से डिनोट किया जाता है और P0 को बेस ईयर प्राइस से डिनोट किया जाता है। अनदर वन इज डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड होता है और सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड होता है। थ्योरेटिकल डिफ़िकल्टी में ट्रांसफ़र पेमेंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी का पार्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 2A। अब यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने के साथ साथ आपको इसका सॉल्यूशन भी लिखना होता है। इसका मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सविता कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल इनकम से आपको समझ आना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडिया परचेस, अगर इंडिया बाहर देश से कोई चीज़ परचेस करता है तो वो होगा इम्पोर्ट। प्रकाश रिसीव मंथली पेंशन, किसी भी तरीके की पेमेंट, एनी काइंड ऑफ पेमेंट विच इज़ रिसीव बाय द गवर्नमेंट उसे ट्रांसफ़र पेमेंट कहा जाता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है। ओके, नेक्स्ट वन इज price of salt increased by 20-50, still there is a no change in demand of salt। प्राइस जो है वो सॉल्ट की प्राइस 20 से 50 रुपये कर दी गई है, फिर भी इसकी कोई डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली इनलास्टिक है। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस बढ़ने कम होने से उसके डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। जैसे कि आप सॉल्ट ले लो, क्योंकि सॉल्ट आप कितने भी अमीर हो या कितना भी प्राइस कम ज़्यादा हो जाए, आप पूरे गोने तो खरीद के नहीं लाओगे घर में। आप कितना खरीदोगे? ज़्यादातर 1 पैकेट 2 पैकेट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैकेट, उससे ज़्यादा आप खरीदने वाले नहीं हो। इसलिए इसे परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कहा गया है। मीना में एक लमसम, देखो लमसम बोला है और एक और साइन है यहाँ पे, 1 पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो इसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाएगा। लमसम अमाउंट मतलब ज़्यादा पैसा। अब डिस्टिंग्विश यहाँ में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो पूछा गया है, इसका मैं एक वीडियो बना रही हूँ, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, GNP, GDP, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेज इंडेक्स नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको NE3 लिखना होता है।
उसके बाद यानी अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन के साथ आपको चालू करना है और फिर मीनिंग लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको पॉइंट्स कितने लिखने होते हैं, ज़्यादातर सा हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मिनिमम और मैक्सिमम 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो आपको 3.5 मार्क्स मिलता है पर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी आपको मैंने एक इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके वॉच कर सकते हैं, अग्री डिसअग्री बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। मिनिमम इसके 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। 1 मार्क्स आपको यहाँ पे अग्री डिसअग्री पे मिलता है स्टेटमेंट पे, और 3 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं अगर आपने पॉइंट्स को करेक्ट लिखा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ बेस्ड ऑन मेनी अजम्पशन। अग्री, अब बहुत सारे अजम्पशंस है अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। डिसअग्री, इसके भी लिमिटेशंस हैं। सप्लाई कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिसअग्री, राइट टू लेफ्ट होता है क्योंकि ये अपवर्ड स्लोप करता है। नेक्स्ट, फॉरेन सब ट्रेड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अग्री, क्योंकि फॉरेन ट्रेड आने की वजह से आपके नेशन का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, फीस, फाइन्स एंड पेनाल्टीज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, ये रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अगर आप किसी लॉस एंड रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करते हो तो उसके इम्पैक्ट में आपको फाइन्स भरना पड़ता है, तो वो एक काइंड ऑफ आपके लिए पनिशमेंट कह सकते हैं लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करने के लिए, लेकिन ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का नहीं है, नॉन रेवेन्यू है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपको मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना होता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, पैस्ट्री। अब इसका फॉर्मूला भी कभी कभी एग्ज़ाम में दिया हुआ है तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आपको याद भी करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट यहाँ पे क्या बोला है, P0, और देखो यहाँ पे टेबल बना के भी ऑलरेडी एग्ज़ाम में दिया हुआ है, तो आपको कुछ करना नहीं है, खाली कैलकुलेट करना है और आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे आपको 16 आएगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 50। सब मतलब आपको पूरा खाना परोस कर दिया है आपको बस खाना है अच्छे से, उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कभी कभी एक क्वेश्चन जो होता है वो पैराग्राफ में पूछा आता है, कभी कभी डायग्राम पूछा होता है, कभी कभी कैलकुलेशन आ जाता है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम स्टेट विद द आंसर। देखो, ए जो है वो परफेक्टली इनलास्टिक होता है, बी जो होता है ये आप याद करके रखोगे तो आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। ये रिलेटिवली इनलास्टिक होता है, ये इलास्टिक, और जो डी होता है वो यूनिटरी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर लेटेस्ट अज्यूम कि ये पूरा जो है वो 8 है, ठीक है, तो ये जो डी है उसका वो मिडल वन है, इसीलिए ये क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा। और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 मिला के होगा, इसीलिए इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। आप जाके टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो तो फिर आपको अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आएगा पर इलास्टिक वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ दिस वन जो सी पॉइंट है वो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। बी क्या है, इनलास्टिक यूनिटरी है, इसलिए रॉन्ग है, फॉल्स होगा ये। नेक्स्ट, डी इज़ परफेक्टली इनलास्टिक, ये भी रॉन्ग है, रॉन्ग इन द सेंस फॉल्स लिखना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ एट पॉइंट ए इज़ परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे आपको अच्छी तरीके से रीड करना है पूरे पैराग्राफ को, उसके बाद क्वेश्चन देखना है और फिर मेरा पर्सनल इसमें ओपिनियन ये है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स जो है इमीडिएटली अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। आपको पूरा पढ़ने के बाद क्या समझ में आया इस पैराग्राफ के बारे में वो आपको 3rd क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, जो कि 2 मार्क्स का है। लास्ट आता है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल।
जो कि 16 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ RBI, देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विद इट्स फीचर्स। तो ये थे आपके जुलाई के पेपर। मैंने मेरी तरफ से बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए हो आपको। बाकी कम्प्लीटली आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ के जाते हो, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, आप एग्ज़ाम में पेपर में लिख के कैसे होते हैं। देखो पढ़ तो सब लोग लेते हैं बट लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।